नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो इससे दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान देना आप लोग कि आज सिर्फ हम लोग कंपनी के शासन तक, जहाँ तक कंपनी का शासन रहा है दोस्तों, वहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर कल के वीडियो में दोस्तों जो ताज का शासन होता है, सम्राट का या साम्राज्य का शासन होता है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक, इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब 1773 से लेके 1858 तक अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक। क्योंकि दोस्तों 1858 के बाद से ताज का शासन आ जाता है, क्योंकि 1857 में एक विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह होता है, जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता, जिसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह दिया जाता है, ठीक। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि ये जो कंपनी का शासन है ये कैसे आया, ठीक, ये कैसे आया। तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, ठीक। और ये कैसे आए दोस्तों, ये 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे, ठीक। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक, महारानी एलिजाबेथ प्रथम कहाँ की दोस्तों, ब्रिटेन की। उनसे इन्होंने क्या किया, एक 15 साल का चार्टर लिया, ठीक, जिससे इनको, अच्छा ये एकाधिकार क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन से और कोई भी भारत से व्यापार नहीं कर सकता, ठीक। ये होता है एकाधिकार। और ये जो अधिकार था ये अधिकार इन्हें कैसा मिला दोस्तों, ये एक व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों अधिकार बन चुके थे आगे। अभी देखिए इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में किस कानून के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये है ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर कानून, या 1833 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में, ठीक, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, किस भारत में, ब्रिटिश भारत, ठीक। अभी ब्रिटिश भारत नहीं कहेंगे, ठीक, लेकिन एक हिसाब से ये समझ सकते हैं कि इसकी नींव रख दी गई थी इसी अधिनियम से। क्यों दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ये थी कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इनमें एक युद्ध होता है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी दोस्तों बंगाल में एक गांव था, वहां पर यह युद्ध होता है। और दोस्तों इसमें सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफ़र के द्वारा धोखा दे दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। फिर पपेट नवाब के रूप में दोस्तों मीर जाफ़र को बिठा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध होने के बाद, बक्सर का युद्ध जो दोस्तों है ये बिहार में एक जगह है बक्सर, वहाँ पर होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना के बीच युद्ध होता है। संयुक्त सेना में दोस्तों मीर कासिम थे, ठीक, और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय थे, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। दोस्तों इसमें भी यही परिणाम होता है, इसका परिणाम भी यही होता है, रिजल्ट यही होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, और ये जो संयुक्त सेना है ये हार जाती है। और दोस्तों यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से बंगाल उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। बस यहीं से दोस्तों चालू होती है ब्रिटिश भारत की यात्रा, ठीक, ब्रिटिश भारत की कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहीं से धीरे धीरे दोस्तों भारत गुलाम हो जाता है और पूरे भारत में ब्रिटिश का नियंत्रण धीरे धीरे होता है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो दोस्तों भारत में किस कानून के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये हम लोग समझ गए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा दोस्तों ये आया क्यों, दोस्तों जब सारे अधिकार इनको मिल गए, ठीक, कंपनी को, तो होता क्या था दोस्तों, अब यहाँ पर मीर कासिम को भी एक पपेट नवाब की तरह बैठा दिया गया था, ठीक, हारने के बाद भी बैठा दिया गया था। किस लिए,
क्योंकि क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था ये यहाँ के स्थानीय नवाब है, तो स्थानीय लोग इनकी बात सुनेंगे, ठीक, ये शासन चला सकते हैं। लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बंगाल, यहीं से दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन कैसे? क्योंकि दीवानी अधिकार जो थे वो ब्रिटिश के, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, लेकिन जो नियामक वाला अधिकार था, मतलब कि शासन करने वाला, वो बंगाल के नवाब के पास, ठीक, बंगाल के नवाब के पास, जो कि एक पपेट नवाब था, ठीक, फर्जी का नवाब उसको बना दिया गया था, उसके पास कोई भी था। भैया जब आपके पास दीवानी पैसा ही नहीं होगा, जब आप टैक्स नहीं लोगे तो शासन कहाँ से अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि जो बंगाल की जो पब्लिक थी, बंगाल की जनता थी दोस्तों, उसमें बहुत गरीबी आ गई, ठीक, बहुत गरीबी आ गई। सब जितने भी लोग थे बंगाल के, उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। और जो कंपनी के लोग थे दोस्तों, वो आए दिन भ्रष्टाचार करने लगे, किसी से पैसा ले रहे हैं, बंगाल नवाब से नजराना लेने चले जाते थे। हुआ ये दोस्तों कि अब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कंपनी के लिए काम ना करके स्वयं के लिए, खुद के लिए व्यापार करने लगे थे। तो दोस्तों इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो उसकी जो आमदनी है वो मतलब कि घाटे में चली जाती है। घाटे का मतलब वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। और दोस्तों ब्रिटेन से उसे क्या करना पड़ता है, 10 लाख पाउंड रुपए मांगने पड़ जाते हैं। अब दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट की, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ब्रिटिश इन्हें हमने एक चार्टर दिया हुआ, एकाधिकार, मोनोपोली दिया हुआ है, फिर भी ये नुकसान में चल रहे और हमसे पैसा मांग रहे, देने की बजाय हमसे मांग रहे हैं 10 लाख पाउंड रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जहाँ से कंपनी के कार्यों को नियमित किया जाता है, ठीक, रेगुलेट कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अब चालू करते हैं दोस्तों, अब बने रहना आप लोग पूरे वीडियो में। ये भूमिका बनानी जरूरी थी क्योंकि आप लोग समझे कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। ठीक, तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में किस कानून के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, उसका दोस्तों क्या होगा, उसका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस कानून के तहत नियंत्रण परिषद का गठन किया गया? ठीक, नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर कानून या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य कौन देखता था दोस्तों? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन थे? कंपनी के शेयर धारक। याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कंपनी के शेयर धारक। और दोस्तों जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, जिसे दोस्तों हिंदी में नियंत्रण परिषद कहा जाता है। ठीक, नियंत्रण परिषद। तो नियंत्रण परिषद से आप लोग कंफ्यूज मत होना, भारत में किस कानून के तहत नियंत्रण परिषद का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1786 का अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर काम कर रहा था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। ठीक, याद रखना बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को दोस्तों इसके अधीन कर दिया गया। ठीक, याद रखना मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक, ये याद रखना, ये किसके तहत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर कानून या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जिसे 1781 का संशोधन अधिनियम भी कहते हैं, उसे दोस्तों बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सेटलमेंट का मतलब बंदोबस्त। ठीक, याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1781।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए पहले तो इससे एक क्वेश्चन आपको पहले पता चल गया कि आंसर किस उच्चतम न्यायालय की, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में, पहले कलकत्ता था, ठीक, ये मिसप्रिंट है। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, किस एक्ट के तहत? तो दोस्तों याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर पूछ दे कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखना इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। और जो बाकी 3 थे वो अन्य न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये भी इसी में थे। इनका नाम था दोस्तों चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, ठीक। तो चारों आप याद रखना, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और बाकी जो 3 न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ठीक। तो इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? ठीक, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो दोस्तों यही द्वैध शासन था, ठीक, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, यही द्वैध शासन था। तो आप लोग दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसी के तहत। और बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों कब लगा था, जो हम लोगों ने बात कर ली, जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और नियामक किसे दे दिया जाता है, बंगाल के नवाब को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो दोस्तों हमने अभी जो भूमिका बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि देखिए कंपनी के लोग क्या करने लगे थे दोस्तों, रिश्वत लेने के लगे थे, रिश्वत उपहार लेने लगे थे, जिससे कंपनी घाटे में जा रही थी, ठीक, कंपनी घाटे में जा रही थी। इसीलिए दोस्तों 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो दोस्तों क्या किया जाता है, कंपनी के लोगों को, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, क्योंकि हमने अभी बात की कि वो निजी व्यापार करने लगे थे, ठीक, कंपनी के लिए व्यापार न करके कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना, तीनों ही प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो देखिए दोस्तों यहाँ से 4-5 चीज़ें आप लोग याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछ दे तो दोस्तों याद रखना रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछ दे, देखिए सिर्फ गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का, अभी सिर्फ बंगाल की बात चल रही है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ दे दोस्तों तो कौन था, वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर दोस्तों पूछ दे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दोस्तों अगर पूछ दे कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर दोस्तों पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का, ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों याद रखना सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट, रॉबर्ट क्लाइव, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? जो कि दोस्तों अभी हम लोगों ने बात कर लिया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक, यही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखना। अच्छा, ये जो इसका नाम पड़ा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों याद रखना इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे बिलिये पिट्स द यंगर, बिलिये पिट्स द यंगर। इसी रीजन से दोस्तों इसका नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक, जितना भी कंटेंट है आप लोगों को हेल्पफुल लगे, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी कर देना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सब कुछ हमने इसी वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक। जो भी कंपनी का शासन था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कवर कर दिया है। बस इसको आप लोग क्या करना दोस्तों, 2 से 3 बार देख लेना। अगर ना देखने का मन हो एक ही बार देख लो, ठीक। करना क्या कि नोट्स बना लेना, इसका सॉल्व नोट्स बना लेना, ठीक, उससे रिवीजन कर लेना, है ना, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा,
ठीक, ये मत सोचना कि हम कह रहे हैं कि हमारा 3-4 बार देख लो, मत देखना। तो एक बार देख लेना, फिर इसका क्या करना दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिससे कि इसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो जब आप इसको 4 से 5 बार ठीक रिवीजन कर लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एग्जाम में समय भी बचेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो दोस्तों याद रखना, ये 1773 में कर दिया गया था, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। तो गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य थे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या करते थे दोस्तों, सलाह देते थे। फिर दोस्तों होता क्या है, 1786 का जो अधिनियम आता है, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एक शर्त रखते हैं कि ये जो है गवर्नर जनरल के जो ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है गवर्नर जनरल की, इसकी सलाह को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार लिया था। और दोस्तों एक अधिकार उन्होंने और लिया था, ठीक, एक शर्त और रखी थी कि हमें जो है कमांडर इन चीफ घोषित किया जाए। ठीक, तो ये भी याद रखना, ये इसमें कवर नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपको बता दिया गया। ठीक, हमने बता दिया है, याद रखना आप। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, देखिए दोस्तों, ये बता के हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार यही सब चीज़ें आ रही हैं ना, तो आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक, और चीज़ माइंड में सेट हो जाए, है ना, इसीलिए हम इतना बता दे रहे हैं कि आप लोग भूले ना। ठीक, पर तो आप लोग हर जगह से लेंगे, लेकिन पढ़ो ऐसा कि एक बार दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों याद रखना 1773 का जब बंगाल का गवर्नर, अच्छा एक क्वेश्चन हो रह जाएगा, याद रखना किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो दोस्तों ये पहला ही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, आप लोग याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन के राजा कौन थे। दोस्तों ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला पहला अधिनियम था। ठीक, और पहला पहला अधिनियम और पहला पहला प्यार बहुत अच्छा होता है। ठीक, बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको दोस्तों अच्छे से याद रखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था। तो दोस्तों याद रखना, इस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय थे। ठीक, याद रखना जॉर्ज तृतीय थे। और जॉर्ज पंचम की बात हम लोग बात करेंगे जब 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, तीसरा दिल्ली दरबार, तब जॉर्ज पंचम और मैरी जो है भारत आते हैं। इसकी बात हम लोग कल करेंगे। ठीक, किसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो इसमें याद रखना दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज तृतीय। ठीक, जॉर्ज तृतीय, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, देखिए दोस्तों राजा की बात कर ली हमने। ठीक, अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों पता होना चाहिए। राजा तो थे कौन, जॉर्ज तृतीय, लेकिन अगर पूछ दे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। ठीक, कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों याद रखना, पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा सेकंड है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। थर्ड है 1781 का संशोधन अधिनियम। और चौथा है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कलकत्ता को राजधानी बनाई गई। ठीक, कलकत्ता को राजधानी बनाई किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1813 का चार्टर कानून, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, या डी 1781 का संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसके तहत दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा था। ठीक, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा था। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? जो कि अभी हमने बात की दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था 1786 में, ठीक, याद रखना ये बनाया गया था दोस्तों 1786 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक, याद रखना दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक, इसको हम करेक्ट कर देंगे। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी GS MIQs विद आदर्श। जब आप टेलीग्राम में चैनल में सर्च करेंगे GS MIQs विद आदर्श, ठीक, इसी नाम ये जो चैनल का नाम है, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप ठीक सहित मिल जाएगी, सही आंसर सहित, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों इसका होगा 1786 का अधिनियम, याद रखना। ये ऑप्शन जो है इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसमें एक ये ऑप्शन समझ लीजिए अपनी तरफ से कि इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो याद रखना ना ही इसमें कौन सा सही होगा, 1786 का अधिनियम, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये जो सेंट हेलेना एक्ट है ये अफ्रीका में एक जगह है, ठीक, इतना याद रखना कहाँ पर है, सेंट हेलेना एक्ट अफ्रीका में एक जगह है, ठीक। और ये जो सेंट हेलेना एक्ट के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम, याद रखना 1833 का चार्टर अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1813 के चार्टर कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, कंपनी का 1813 की बात कर चल रही है, ठीक दोस्तों, याद रखना जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है ये कम किया गया था 1813 में, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था, आप लोग याद रखना। सिर्फ चीन और चाय के, ठीक, कम किया गया था, ठीक, बाकी सारे अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन जो चीन और चाय के साथ का जो व्यापार था, चीन और चाय के साथ जो व्यापार था कंपनी का, उस पर इनका एकाधिकार बना रहा, ठीक। या तो आंसर ऐसे है, ठीक, ऑप्शन में ये हो कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सारे अधिकार खत्म कर दिए गए, तब तो सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सीधा कह दे कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया एकाधिकार तो ये गलत हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट नहीं था। बी, कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया है। नहीं दोस्तों, इस अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक। 1833 में भी दोस्तों फिर से बढ़ा दिया जाता है, और 1853 में जो प्रशासनिक एकाधिकार है दोस्तों उसको अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक, बढ़ा दिया जाता है। और 1833 में दोस्तों ये जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कब किया जाता है? 1833 में। याद रखना 1813 में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ कम किया जाता है, ठीक, सिर्फ कम किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि बंगाल का अगर पहला गवर्नर पूछ दे तो वो तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, याद रखना कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन अगर भारत का पहला पूछ दे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया है कि इससे आपको ये पता चल जाए कि 1833 के अधिनियम में क्या क्या था, ठीक। तो दोस्तों ये है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक। पूछा है कि सत्य कौन सा है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, दोस्तों ये सही है, ठीक। बी है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई, नहीं, ये 1813 में की गई थी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पूर्णतः समाप्त किया गया। कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये भी नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रशासनिक एकाधिकार जो था वो 1833 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक। 1853 में अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया था, फिर दोस्तों ये खत्म हो जाता है जैसे 1857 की क्रांति आती है, और 1858 में दोस्तों
ये जो अधिकार था खत्म कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 1861 के अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक, जब हम लोग पढ़ेंगे ताज का शासन। तो अभी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ठीक, हाँ इसमें हो जाएगा दोस्तों आंसर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा हमारा, ठीक, याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा, ठीक, संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों बी भी सही है, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। तो पहला बी सही है, ठीक। सी कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया, ये दोस्तों गलत है, ठीक, ये गलत है। और संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा, ये भी दोस्तों सही है, ठीक, संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक, संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा, ये दोस्तों सही है, ठीक, ये तो सही है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, ये भी सही है। कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो दोस्तों ये भी सही है, ठीक, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों ये वाला गलत है, जो कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 1853 में बढ़ाया गया था। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में पहला विधि सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों याद रखना 1833 के अधिनियम में, ठीक, 1833 के अधिनियम में पहला विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका पहला विधि सदस्य दोस्तों कौन थे, इसके पहले विधि सदस्य बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और दोस्तों याद रखना ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, ये 1773 में इसमें 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको 4 से 3 कर दिया जाता है। और दोस्तों 1833 के, ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको फिर से 3 से 4 किया जाता है। लेकिन याद रखना अब ये जो चौथा सदस्य है ये कौन होता है, यही लॉर्ड मैकाले होते हैं, लेकिन ये एक अस्थायी सदस्य के रूप में होते हैं, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनको पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा आंसर करेक्ट, लॉर्ड मैकाले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देख जरूर लेना, 2 से 3 बार देख लेना, अगर मनो, अगर ना मनो तो दोस्तों एक ही बार देख लेना है ना, लेकिन साथ में इसका नोट्स भी बना लेना, जिससे आप लोग रिवीजन कर लो। 1813 के चार्टर कानून के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, बी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, सी स्थानीय सरकारों को करारोपण की अनुमति, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, हम बोले दे रहे मुँह से। ए है ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए, अच्छा अभी हम लोग इसी जगह एक बात कर लेते हैं, ये जो 1813 में व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई थी, ये क्यों की गई थी दोस्तों इसके पीछे की कहानी ये है कि तब ब्रिटेन में दोस्तों औद्योगिक, ठीक, औद्योगिक क्रांति एक हिसाब से चल रही थी, है ना, पुनर्जागरण का समय था। तो दोस्तों हुआ क्या, ब्रिटेन में नई नई कंपनियां, ठीक, नए उद्योग, बहुत बड़े बड़े उद्योग जो थे वो खुलने स्टार्ट हो गए थे। अब भैया जब उद्योग खुलेंगे नई नई मशीनें बननी, ठीक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति चल रही थी, नई नई मशीनें बन रही थी। अब जाहिर सी बात है जब नई नई मशीनें बनेंगी तो बहुत ही मात्रा में चीज़ों का निर्माण होगा। जब बहुत मात्रा में चीज़ों का निर्माण होगा, ठीक, तो दोस्तों उसके लिए बाजार भी चाहिए, ठीक। और भारत सबसे बड़ा बाजार था, क्योंकि ब्रिटेन में जो था, ब्रिटेन में लोग कम पड़ रहे थे, ठीक, और माल जो था वो ज़्यादा, ठीक, माल ज़्यादा बन रहा था। तो उन्हें अपना माल बेचने के लिए, अगर देखिए 1-2 कंपनी कहे ताज पर प्रेशर डाले, ठीक, सम्राट पर प्रेशर डाले, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनी जब मिलकर प्रेशर डालने लगी ताज पर, तो दोस्तों क्या करना पड़ा ताज को क्या करना पड़ा, मतलब कि जो क्राउन था, जो वहाँ का शासन था, ब्रिटिश का जो शासक था, ठीक, उन्हें क्या करना पड़ा दोस्तों, उन्हें ये करना पड़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार में कमी करनी ही पड़ी, ठीक, करनी ही पड़ी, क्योंकि उन पर अच्छा खासा प्रेशर बन चुका था। तो दोस्तों यही रीजन था। अब आप लोग याद रखेंगे कि आखिर 1813 के समय, 1813 के चार्टर कानून के तहत व्यापारिक एकाधिकार में कमी क्यों की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक। अब दोस्तों देखिए
पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इसी अधिनियम के तहत हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? अब सिंपल सी बात है, जब नई नई कंपनियां आएंगी तो उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इंग्लिश की। अब इंग्लिश, भैया इंग्लिश क्यों पड़ेगी? क्योंकि उनको क्लर्क की ज़रूरत पड़ेगी और क्लर्क के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, ठीक। और भारतीय लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया गया और स्थानीय सरकारों को करारोपण की भी अनुमति दे दी गई थी इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक। ईसाई मिशनरियों का भी भारत आगमन हुआ, पश्चिमी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ था। अब दोस्तों हर जो चीज़ है वो इंटरकनेक्ट होती है, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के हिसाब से जितना बताया है वो इनफ है, ठीक। हम इस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो ये भी समझ गए आप लोग कि व्यापारिक एकाधिकार में कमी क्यों गई, ईसाई मिशनरी क्यों आए, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, ठीक। ये सब आप लोग समझ गए। सी क्या था? स्थानीय सरकारों को करारोपण की अनुमति भी दी गई, ठीक। और अगर कोई कर नहीं देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया, ठीक, दंड का प्रावधान भी किया गया, याद रखना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी, तीनों बातें सही हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो दोस्तों यही अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। याद रखना दोस्तों 1773 में क्या किया जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों क्या होता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही बनाया जाता है 1833 का भारत चार्टर अधिनियम के तहत। तो इसको याद रखना, ठीक। 1833 का चार्टर जो अधिनियम था दोस्तों उसी के तहत बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में आधिकारिक भाषा फारसी से अंग्रेजी कर दी गई? दोस्तों जो मुगलों की आधिकारिक भाषा थी फारसी, वही चल रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश भारत में क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक, ब्रिटिश भारत में क्या किया गया दोस्तों? मतलब कि ब्रिटेन क्राउन द्वारा, ठीक, ब्रिटिश भारत में आधिकारिक जो भाषा थी वो फारसी से अंग्रेजी कर दी गई थी। लेकिन ये किस अधिनियम के तहत दोस्तों हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसी के तहत किया गया था, ठीक, याद रखना 1833 का चार्टर अधिनियम। क्योंकि पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो अब उनको क्या करना पड़ा? उनको जो आधिकारिक भाषा थी वो अंग्रेजी करनी पड़ी, ठीक, क्योंकि उनका सारा काम अंग्रेजी में चलना था, वो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार, बी विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया, सिविल सेवा हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान, ठीक, भारतीय विधि आयोग का गठन। तो दोस्तों याद रखना भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार भी किसके तहत किया गया? 1853 के तहत। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को दो में बांट दिया गया, एक तो गवर्नर जनरल की परिषद और एक विधान परिषद, ठीक, एक विधान परिषद। तो इससे क्या हुआ दोस्तों? भारत में एक संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया और दोस्तों विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया। अभी हमने बात की थी कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो 1833 में उन्हें एक अस्थायी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में ऐड किया जाता है, लेकिन वो अस्थायी थे। लेकिन इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? इनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। फिर दोस्तों है सिविल सेवा है तो लिखित परीक्षा का प्रावधान। होता क्या है दोस्तों? 1833 में भी ये किया जाता है, ठीक, प्रावधान। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इनके विरोध के चक्कर में ये प्रावधान नहीं हो पाता। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं लगने लगता है भारतीय लोगों को कि अब हम ब्रिटिश का मतलब कि ब्रिटेन का अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों 1853 में क्या होता है? एक समिति बनाई जाती है, मैकाले समिति, जिसके तहत सिविल सेवा हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जाता है। और लेकिन दोस्तों ये जो भारतीय विधि आयोग का गठन है वो हम पढ़ चुके हैं, वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत था। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, बाकी सब सही, ठीक, बाकी सब सही है, डी असत्य है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सिविल सेवाओं हेतु कब दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम बोले दे रहे, ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से सिविल सेवाओं हेतु मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? ठीक, याद रखना दोस्तों, निम्नलिखित में से सिविल सेवाएं हेतु मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? 1852, 54, 56, 58। तो दोस्तों याद रखना 1854 करेक्ट होगा। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है? तो दोस्तों याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, जिनको 1786 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, इनकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। आप लोग याद रखना, ठीक। इनका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, मतलब कि भारत में, ठीक। और दोस्तों इन्हीं ने लॉर्ड एक कॉर्नवालिस कोड जारी किया था और स्थायी बंदोबस्त का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना, अगर भारत में नक्सलवाद है तो दोस्तों वो इन्हीं की देन है, ठीक। इन्हीं की देन है, याद रखना। करेक्ट कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रण परिषद का गठन किया गया? तो दोस्तों हमने बात की थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ, देखिए बोर्ड कंपनी के कार्य को, कंपनी का जो कार्य है उसको व्यापारिक, ठीक, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो राजनीतिक कार्य के लिए एक कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था, ठीक। बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ, कुछ भी आ सकता है, ठीक, दोनों एक ही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। तो कंट्रोलर का मतलब ही दोस्तों होता है नियंत्रण, हिंदी में लिख दिया गया, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रण परिषद का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखना, अधिनियम कौन सा था दोस्तों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक, ये सही है। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर जो भी नया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक, सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो चैनल को शेयर जरूर करना, जिससे कि हमारी रिच और भी लोगों तक पहुँचे, ठीक, हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक, काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि हम आपके लिए, ठीक, बहुत डेडिकेट होकर करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें आपका मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना ख्याल रखना अच्छे से। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक। उसमें हम लोग बात करेंगे ताज के शासन के बारे में। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब इम्पोर्टेंट थे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सब इसमें कवर कर दिए गए हैं, ठीक। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें उठा लिए गए हैं, ठीक। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। समानता जो है इससे बाहर जो है वो कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।